नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अंतरिक्ष में अन्वेषण से संबंधित भारत के कौन कौन से मिशन है, जिसमें अन्य जो है ग्रह और उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा है उसके जो मिशन भेजे गए हैं वो शामिल है यहाँ पर। तो अंतरिक्ष अन्वेषण जिसमें ये निम्नलिखित मुख्य जो है हमारे अभियान है, जिसमें से कुछ हो चुके हैं और कुछ जो है प्रस्तावित है। जैसे चंद्रयान एक मिशन जो है ये 2008 का चंद्रयान एक मिशन था और ये जो है हम इसको पूरा कर चुके हैं। इसी प्रकार चंद्रयान दो मिशन जो है ये 2019 का चंद्रयान 2 मिशन है और चंद्रयान 2 मिशन भी हो चुका है। हालांकि इसमें जो है अंतिम रूप से जो है सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इसका जो है काफी सारा काम जो है इसमें किया गया। एक जो प्रस्तावित है वो है मानव युक्त चंद्र मिशन। चंद्रमा पर जो है मनुष्य को भेजा जाएगा, प्रस्तावित है, भविष्य में ये होगा। इसी प्रकार से मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है मंगल पर जो है अपना उपग्रह जो है भारत के द्वारा भेजा गया है। मंगल ग्रह का अध्ययन करने से संबंधित ही हमारा मिशन था। गगनयान जो हमारा एक मिशन है प्रस्तावित है। गगनयान के अंतर्गत जो है 3 जो है अंतरिक्ष यात्री जो भारतीय होंगे उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में लगभग 7 दिन तक वो रहेंगे और फिर सकुशल जो है उनको वापसी जो है लौटाया जाएगा, वापस धरती पर आएंगे। तो ये जो हमारा मिशन है ये प्रस्तावित है। ये 2022-23 में इसके जो है होने की संभावना है। इसी प्रकार से सूर्य से संबंधित भी हमारा एक मिशन है, वो भविष्य में होगा। आदित्य L1 मिशन प्रस्तावित है। तो जो है इन मिशन के बारे में हम आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 भारत का एक सफल मिशन था, सफल मिशन रहा है। और देखो चंद्रयान 1 मिशन का उद्देश्य क्या था? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारा जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा की जो कक्षा है उसमें एक जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह भेजा जाए, एक उपग्रह वहां पे कृत्रिम भेजा गया और उसके द्वारा चंद्रमा से संबंधित विभिन्न जानकारियां जो है वहां पर प्राप्त की गई। विभिन्न उपकरण भेजे गए। चंद्रमा की सतह का अध्ययन, चंद्रमा की सतह की इमेजेस लेना, चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं उनका पता लगाना, क्या चंद्रमा पर जल की उपस्थिति है उसका पता लगाना। तो विभिन्न उद्देश्य के लिए, विभिन्न उद्देश्यों हेतु अनेक उपकरण यहाँ पर भेजे गए थे। तो चंद्रयान 1 जो मिशन है, सबसे पहले जो है 2003 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा की थी। अटल जी ने घोषणा की। उस समय पर हमारे भारत के वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले से घोषणा की थी कि हम चंद्रमा पर अपना एक यान भेजेंगे। अब इसके उपरांत जो है ये जो मिशन हुआ है ये हुआ है 22 अक्टूबर 2008 को। तो 22 अक्टूबर 2008 को जो हमारा यान है PSLV C11 उसका लॉन्च किया गया। तो उसके द्वारा जो हमारा ये मिशन है इसको लॉन्च किया गया। देखो जो PSLV यान जो है उसने हमारे पृथ्वी के पास सबसे पहले इस जो हमारा ये जो चंद्रमा पर भेजा जाने वाला जो हमारा कृत्रिम उपग्रह है उसको पृथ्वी के पास जो है पृथ्वी की स्थानांतरण कक्षा में उसने छोड़ा सबसे पहले। तो ये जो यान है इसने पहले जो है चक्कर लगाए हैं पृथ्वी के, पहले छोटे चक्कर लगे हैं। धीरे धीरे ये जो यान है इसको करना होता है फायर। ये जो उपग्रह है, यान नहीं एक्चुअल में उपग्रह है। यान तो उपग्रह को स्थापित करने के बाद अपना काम कर चुका है, अलग हो चुका है। उपग्रह जो होता है, उपग्रह में एक छोटा मोटर लगी होती है और उस मोटर को समय समय पर फायर किया जाता है, मतलब कि ऑन किया जाता है। फायर का मतलब क्या है? ऑन। फायर का मीनिंग है ऑन। इसको वैसे साइंटिस्ट जो फायर बोलते हैं जब इसरो अपनी रिपोर्ट देता है। तो पहले जो कक्षा छोटी है, जब फायर किया तो कक्षा हो गई है बड़ी। फिर जैसे उपग्रह पृथ्वी के पास आया है तो फिर से फायर किया तो ये कक्षा क्या हो गई अब और भी बड़ी। तो ये कक्षा लगातार धीरे धीरे फायर करके इस कक्षा को क्या किया जाता है? बड़ा। अब फिर से ये उपग्रह पृथ्वी के पास आया और फिर से एक फायर किया गया। अब ये जो उपग्रह है ये जा रहा है और इसको जो है घूमकर वापस यहां पर आना चाहिए पृथ्वी की तरफ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो तकनीक है, जब ये उपग्रह यहां पर गया है तो अब जो है चूंकि चंद्रमा के समीप पहुंच गया ये, अब ये उपग्रह किसके पास आ गया? चंद्रमा। तो यहां पर क्या हो गया? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया है?
ज्यादा, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से ये जो उपग्रह था, वैसे तो उसको पृथ्वी के ही चक्कर काटने चाहिए थे, लेकिन अब ये जो उपग्रह है इसने पृथ्वी के चक्कर नहीं काटे, और ये उपग्रह कहां चला गया, सीधा और चंद्रमा के चक्कर काटने लग गया। और इस प्रकार से जो ये जो उपग्रह है, इसको, ये जो ऑर्बिटर है एक प्रकार से चक्कर काटने वाला है, इसको कहां पे पहुंचा दिया, इसको यहां चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा दिया गया। तो इसी प्रकार से यही तरीका जो है इसरो मुख्यतः अपनाता है। कोई भी यान सीधा नहीं लेकर जाता है उपग्रह को, विभिन्न उसकी जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं को बड़ा करते जाते हैं, और आखिर में कक्षा इतनी बड़ी हो जाती है कि वह जो हमारा लक्षित उपग्रह या लक्षित ग्रह है उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाती है। ठीक ऐसा ही मैकेनिज्म, ऐसी ही प्रणाली अपनाई गई है किसमें, चंद्रयान 2 में भी। और जो हमारा जो मंगल मिशन हुआ था, मंगल मिशन में भी ऐसा ही हुआ है। वहां पर भी ऐसे किया गया था कि वहां पर जो PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसने लॉन्च कर दिया है। पहले हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन वाला जो हमारा वो जो ऑर्बिटर था, उसने पृथ्वी के चक्कर काटे, और आखिर में जब वो जो है उसकी कक्षा बड़ी करते जाएंगे, और आखिर में इतनी बड़ी कक्षा हो जाएगी कि वो मंगल के पास तक पहुंच जाएगा, और फिर वो मंगल के गुरुत्वाकर्षण में बंध जाएगा। तो सेम तकनीक जो है इसको अपनाया जाता है। तो यान का नाम याद रखना आपने, PSLV C11 के द्वारा, PSLV C11 22 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान मिशन क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब देखो, ये जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी घोषणा कब हुई है, घोषणा हुई है 2003 में, और हमारे प्रधानमंत्री PM अटल बिहारी, थोड़े से पॉइंट देखो याद रखने पड़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, फिर ये जो है लॉन्च कब हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, PSLV C11 द्वारा। देखो, वैसे तो PSLV ध्रुवीय कक्षाओं में भेजने के लिए, लेकिन आप चंद्रमा तक भी भेज पा रहे हो, इतनी दूर तक भी भेज पा रहे हो। कारण उसका क्या है कि जो है PSLV जो है, यदि 1500 किलोग्राम से कम वजन है तो आसानी से उनको जो है काफी दूर तक भेज सकता है, स्थानांतरण कक्षा में उनको भेज सकता है। तो इसके द्वारा किया गया। अब यहां पर क्या है, इस उपग्रह में जो हमारा जो मून मिशन, ये जो था हमारा मून मिशन, जो ये था चंद्रयान वाला, इसमें 1 में 11 उपकरण भेजे गए थे, 11 उपकरण भेजे गए थे। अब ये 11 उपकरणों में से, ये जो 11 उपकरण है, इसमें से 5 उपकरण, देखो ये जो 11 उपकरण है, इसमें से नासा के उपकरण भी थे, इसमें यूरोपियन यूनियन के उपकरण थे, और हमारे इसरो के तो थे ही। तो इसमें हमारे इसरो के उपकरण है, इसरो प्लस इसमें किसके उपकरण शामिल है, इसमें नासा ने भी कुछ उपकरण भेजे हैं, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। इसमें जो है यूरोपियन यूनियन में भी उपकरण भेजे, यूरोपियन यूनियन ने भी उपकरण भेजे, और इसके अंदर जो है बुल्गारिया की एजेंसी ने भी कुछ उपकरण इसमें भेजे। तो ये जो है, इसमें ये जो कुल 11 उपकरण जो थे, इन उपकरणों में इसरो के थे 5 मुख्य थे, बाकी इन देशों के जो है उपकरण भी साथ में गए हैं। अब यहां पर एक सबसे मेन जो उपकरण था, उसका नाम था मून मिनरलो मैपर, मून मिनरलो मैपर। तो देखो, मून मिनरलो मैपर, तो एक प्रमुख यहां पर उपकरण था। अब क्या किया गया, उद्देश्य क्या था इसमें, हमने क्या किया, एक हमने किया, यहां पर प्रयोग हुआ मून इंपैक्ट प्रोब वाला, कि जो ये जो ऑर्बिटर था, ये जो घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, जो चंद्रमा के उपग्रह जो हमने भेजा था, ये जो उपग्रह है, इसके द्वारा जो है मून इंपैक्ट प्रोब, ये जो है चंद्रमा से टकराया, चंद्रमा से टकराया। और ये जो मून इंपैक्ट प्रोब जो है चंद्रमा से टकराया है, टकराते समय वहां पर जो है खनिज, जल आदि का अध्ययन किया है, आदि का अध्ययन किया है। और ये जो मून इंपैक्ट प्रोब था, इस प्रोब के साथ हमने जो है हमारा तिरंगा झंडा भी चंद्रमा की सतह पर
जो है पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया तिरंगा झंडा चंद्रमा की सतह पर? एक तो ठीक है भारत के सम्मान में वृद्धि हो रही है, दूसरा ये भी है भविष्य में कभी अमेरिका या रूस या बाकी देश कहे कि भाई चंद्रमा पर तो हमारे झंडे मौजूद है तो हमारा है वगैरह वगैरह, कुछ भी करें तो हमारे पास भी पॉइंट है भैया, तुम्हारा कहां से आ गया, हमारा भी है, हमारा भी जो है तिरंगा वहां पे मौजूद है। तो तिरंगा झंडा भी, तिरंगा झंडा जो हमारा है चंद्रमा सतह, चंद्रमा पर, चंद्रमा धरातल पर पहुंचा दिया। तो मून इंपैक्ट प्रोब ने अपना तिरंगा झंडा भी पहुंचा दिया। अब ये जो है मूल अवधि जो थी मिशन की, मूल अवधि जो मिशन की थी वो थी 2 वर्ष की, ठीक है, 2 वर्ष तक जो है सूचनाएं लगातार आनी चाहिए थी। लेकिन 312 दिन बाद संपर्क क्या हो गया, समाप्त हो गया। मूल अवधि तो 2 साल की थी लेकिन 312 दिन बाद ही संपर्क समाप्त हो गया। लेकिन क्या हो गया, 95% कार्य क्या हो गए थे, 95% कार्य पूर्ण हो चुके थे। अतः इसको क्या है, सफल मिशन इसको माना गया, पूरी तरीके से सफल मिशन यह रहा है। तो हमारा चंद्रयान 1 एक सफल मिशन था। इसने अपने, भले ही ये तय समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन उसने उस समय में भी अपने 95% कामों को क्या कर दिया था, इसने पूरा कर दिया था। तो इसको सफल मिशन माना गया है। इसने आखिर में क्या क्या काम वहां पर किया था कार्य देखो क्या क्या किए गए हैं। पहला एक जो काम था इसका, चंद्रमा की सतह की जो है चित्र लेना है, उसकी जानकारियां देनी है, चंद्रमा की सतह की जानकारियां। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा काम क्या करने का इसका था, चंद्रमा की सतह पर खनिजों की खोज करना, चंद्रमा पर खनिजों की खोज करना, चंद्रमा पर खनिजों की खोज करना कि कौन कौन से खनिज है। चंद्रमा पर जल की खोज हुई, तो चंद्रमा पर जल की खोज भी हुई, और किस रूप में हुई, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में चंद्रमा पर जल मिला। तो ये जो चंद्रमा पर जल मिलने की जो पुष्टि करी है वो करी है हमारे इस जो है हमारा जो मार्स, जो चंद्रमा का हमारा पहला जो मिशन था चंद्रयान 1 मिशन जो था, तो इसने क्या किया है, नासा के पूर्व में किए प्रयोगों की पुष्टि, नासा ने पहले जो भी प्रयोग किए थे उन प्रयोगों की क्या की है, इससे हमारे जो ये इंपैक्ट हुआ है मून इंपैक्ट प्रोब का और हमारा जो मिशन था उसने पुष्टि की है कि चंद्रमा पर क्या है, जल वहां पर मौजूद है। लेकिन वो जल किस रूप में मौजूद है, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में, OH माइनस आयन के रूप में। अच्छा, चंद्रमा की जो रेत है, चंद्रमा की रेत, इसमें देखो एक विशेष जो है तत्व मिलता है, वो क्या है, 2He3। ये क्या है, हीलियम का समस्थानिक, हीलियम का समस्थानिक। देखो चंद्रमा की रेत में 2He3 मिलता है और ये हीलियम का समस्थानिक है। हाइड्रोजन हीलियम, आप देखते हो कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम बनती है, जो क्रिया सूर्य में हो रही है नाभिकीय संलयन की क्रिया, और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो जो बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है हीलियम बनते समय पर, यह समस्थानिक हीलियम का है और इस हीलियम का प्रयोग नाभिकीय संलयन में हो सकता है। तो चंद्रमा पर इतना ईंधन मौजूद है इस हीलियम के रूप में कि धरती पर जो है 1000 वर्ष से अधिक समय तक भी जो है विद्युत की आपूर्ति हो सकती है। तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है, नाभिकीय संलयन
द्वारा ऊर्जा उत्पादन संभव है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, ये जो हीलियम है यहां पर, इसके माध्यम से। तो इसके बारे में भी जो है हमारा ये जो मिशन है उसने बताया कि हाँ वहां पर बिल्कुल सही बात है कि वहां पर ये जो हीलियम का समस्थानिक जो है हमारी चंद्रमा पर वहां पर मिलता है। और चंद्रमा की जो रेत है उसके अमेरिका के द्वारा तो नमूने भी लाए गए हैं, तो इन बातों की वहां पर पहले से पुष्टि हो चुकी है। तो ये जो चंद्रमा का जो मिशन हमारा हुआ है चंद्रयान-1 मिशन, तो चंद्रयान-1 मिशन एक सफल मिशन माना जाता है और 95% उसने सफलता वहां प्राप्त की, हमारा तिरंगा झंडा भी वहां तक पहुंचाया। तो चंद्रयान-1 मिशन में जो भी अनुभव प्राप्त किया था भारत ने, उन अनुभवों का प्रयोग करके ही फिर दूसरा जो मिशन भेजा गया है वो है चंद्रयान-2 मिशन। तो चंद्रयान-2 मिशन जो है इसमें भी ये जो है इस मिशन में किसका यूज किया गया चंद्रयान-2 मिशन में, देखो पहली बात तो चंद्रयान-1 ने सिखाया बहुत कुछ कि किस प्रकार से जो है सारी गतिविधियां होनी है। लेकिन चंद्रयान-2 मिशन किस रूप में भिन्न था कि चंद्रयान-2 में पहली बात तो पिछले मिशन में तो हमने जो है परिक्रमा करता रहा एक हमारा सैटेलाइट और मून इंपैक्ट प्रोब जाकर चंद्रमा से टकराया। पिछले मिशन में तो टकराने का प्रयोग था। चंद्रयान-2 मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा पर लैंडर उतारना एवं रोवर या रोबोट की गति करवाना। देखो ये क्या है, चंद्रयान-2 मिशन। तो चंद्रयान-2 मिशन का हमारा उद्देश्य ये था कि चंद्रयान-2 में पहले तो हमारा यान जाएगा, हमारा जो चंद्रयान-2 जाएगा उपग्रह चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, उसके उपरांत उस उपग्रह से एक लैंडर उतरेगा। लैंडर जो है जिस प्रकार से ये दिख रहा है हमारा, ये है हमारा विक्रम लैंडर। यहां पे क्या था, ये इसका नाम है विक्रम लैंडर। लैंडर का मतलब है उतरने वाला, विक्रम लैंडर। ये विक्रम लैंडर जो है ये चंद्रमा पर उतरना था, उतरने का उद्देश्य था। और इस विक्रम लैंडर के अंदर से, इसके अंदर से फिर बाहर आना था एक रोवर को, एक रोबोट को, और उस रोबोट का नाम था प्रज्ञान। विक्रम लैंडर से बाहर किसको आना था, एक रोबोट को बाहर आना था, उसका नाम था प्रज्ञान। तो लैंडर को उतारना और फिर रोबोट को चलाना। और ये कैसा था, इसमें देखो पहले तो क्या था, रूस की हेल्प चाहिए थी, लेकिन बाद में हमने क्या किया, अपने आप किया, पूर्णतया स्वदेशी, या हम कह सकते हैं स्वदेशी मिशन था। हमने बाहर से कोई सहायता नहीं ली। एक्चुअल में बाहर से सहायता के लिए पहले एग्रीमेंट हुए थे रशिया के साथ, लेकिन बाद में रशिया ने ये लैंडर और रोवर से संबंधित जो है कुछ अपने समझौते से वो हट गया पीछे। तो भारत के वैज्ञानिकों ने अपने ये जो लैंडर रोवर खुद ही बनाए। और ये जो मिशन था भारी था, इसमें जो है हमारा ये जो उपग्रह है काफी भारी था, और इस उपग्रह का वजन जो था वो लगभग जो था 3.8 टन इसका वजन था। इसका मतलब लगभग जो है 3800 किलोग्राम का इसका वजन था। अब आप बताओ, इतना अधिक वजन यदि होगा तो इतने अधिक वजन वाले उपग्रह को लॉन्च करना है तो कौन सा हमारे को प्रक्षेपण यान चाहिए होगा, तो वो फिर हमारा ये था GSLV मार्क 3। आपको मालूम है GSLV मार्क 3 जो होता है वो 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को जो है हमारी भूस्थिर कक्षा में भेज सकता है। और यहां पर तो भूस्थिर कक्षा से भी आगे की कक्षाओं में भेजने का काम था, तो इतने भारी उपग्रह को ये GSLV उठा सकता है। यदि ध्रुवीय कक्षा में भेजना हो फिर तो GSLV क्या है 10,000 किलोग्राम तक का जो है हमारा जो उपग्रह होगा उसको भी उठा सकता है, यदि ध्रुवीय कक्षा तक भेजना हो। यहां पर हमको भूस्थिर कक्षा से भी बहुत दूर कहां तक भेजना है, हमको भेजना है मंगल तक। और यहां पर जो सीधी दूरी थी, यहां पर ये जो सीधी दूरी जो तय की गई थी वो की गई थी 68 करोड़ किलोमीटर की। किस रूप में है, देखो यहां पर भी जब लॉन्च होगा वही पुरानी बात है, यहां से लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद पहले तो वो पृथ्वी के चक्कर काटेगा, और जब पृथ्वी के चक्कर काटेंगे तो धीरे धीरे कक्षा को क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा नियमित समय पर फायर करके। और यहां पर तो हमको ध्रुवीय कक्षा से भी और भी आगे कहां तक भेजना है, चंद्रमा तक भेजना है,
और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, लगभग जो सीधी दूरी है वो लगभग है 4 लाख किलोमीटर। सीधी जो दूरी है लगभग कितनी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में? 4 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य जो है उनके बीच की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सीधी दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। तो यहां पर GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया है और ये जो लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है और इसकी जो तिथि थी, तय तिथि जो थी इसकी चंद्रमा के ऊपर जो रोवर उतारने की, पहुंचने की, वो थी 6 सितंबर। लेकिन अच्छा, इसमें जब लॉन्च हुआ है तो तरीका वही रहेगा। लॉन्चिंग के बाद पहले तो है जो है पृथ्वी के ही जो है चक्कर काटते जाएंगे और आप देखोगे जिस प्रकार से हमने अभी पहले बात की थी कि चंद्रयान 1 मिशन जो था पृथ्वी के जो है चक्कर काटे गए हैं। स्थानांतरण कक्षा में छोड़ने के बाद जो उपग्रह है पृथ्वी के चक्कर काटेगा, धीरे धीरे फायर किया जाएगा, कक्षा जो है बड़ी की जाएगी। तो कक्षा लगातार बड़ी हुई, आखिर में ये वाली स्थिति आएगी कि जब ये उपग्रह यहां पर है, इसको आना तो इधर चाहिए था पृथ्वी की तरफ ही, लेकिन चूंकि अभी चंद्रमा के पास पहुंच गया है तो अभी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा का वहां पर ज्यादा हो जाएगा और फिर ये चंद्रमा के क्या काटने लगेगा? चक्कर। तो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या था कि चंद्रमा की कक्षा में ठीक ठाक स्थापित हो गया, चक्कर काटे, और चक्कर जो है हमारा ये जो ऑर्बिटर है, चंद्रमा के चक्कर काटने वाला क्या कहलाएगा? ऑर्बिटर। यहां पर देखो 3 चीजें होंगी, 3 बातें यहां पर आ रही हैं। एक है ऑर्बिटर, एक तो यहां पर ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करेगा? ऑर्बिटर चंद्रमा के चक्कर काटेगा, चंद्रमा की परिक्रमा। ठीक है। ऑर्बिटर के बाद एक ऑर्बिटर से निकलेगा, क्या निकलना था? लैंडर। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर। इसे क्या करना था? विक्रम लैंडर को क्या करना था? विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग अभी बताता हूं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या? परंतु यह विफल रहा। ये है जो, ये क्या रहा? लैंडर जो है, ये लैंडर क्या हो रहा? विफल। परंतु यह विफल हुआ और हार्ड लैंडिंग हुई, और हार्ड लैंडिंग हुई। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। सॉफ्ट लैंडिंग तो वो होती कि जब ये बिल्कुल तरीके से चंद्रमा की सतह पर धीमे धीमे से उतरता, इसके चारों तरफ जो है एक प्रोटेक्टिव जो है जो प्रोटेक्टिव आवरण होता कि चंद्रमा पर जब ये उतरेगा धीमे से तो भी इस पर कोई धक्का नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, आराम से उतरेगा। फिर उसके बाद जो है इसका रोवर निकलना चाहिए था, प्रज्ञान रोवर जो इसके अंदर था। तो प्रज्ञान रोवर निकलने का स्टेप आया ही नहीं। प्रज्ञान रोवर जो तीसरी चीज थी, प्रज्ञान रोवर भी फिर क्या हो गया? विफल हो गया, क्योंकि लैंडिंग ही विफल हो गई थी। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या हो गया? गिर गया, गिरना। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या हो गया? तेजी से जाकर गिर गया। उतरना था, धीमे से उतरना था, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी और इस वजह से क्या हो गया था? विफल हो गया था। इसको क्या करना था मूलतः? इसको मूलतः 14 दिन, 14 दिन, 14 दिन का मतलब है एक चंद्र दिन। चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो मूलतः 14 दिन तक कार्य करना था इसको। कितना काम करना था? 14 दिन तक काम करना था इस लैंडर को, लेकिन ये लैंडर ठीक से उतर नहीं पाया, इसलिए विफल हो गया। रोवर जो है इसको भी कितने दिन काम करना था? 14 दिन तक काम करना था, या एक चंद्र दिन तक काम करना था, लेकिन ये रोवर भी क्या हो गया? ये रोवर भी हो गया विफल। विफल क्यों हो गया? क्योंकि लैंडर ही विफल हो गया तो रोवर भी फिर विफल हो गया। तो ये जो हमारा मिशन था, इसका ये ऑर्बिटर जो हुआ है चंद्रमा की परिक्रमा करने में क्या हुआ है? सफल। ऑर्बिटर जो चक्कर काटने वाला है, ऑर्बिटर, वो तो हुआ है सफल, लेकिन ये लैंडर और ये रोवर क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। अब क्या क्या काम करने थे, क्या क्या काम हो पाए हैं? देखो उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य
सबसे पहले बात करें, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है, चंद्रमा में कौन सी खाइयां हैं, कौन से वहां पर पर्वत हैं, उनके बारे में पता लगाना। तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है, उसके खाइयों का, कौन कौन से गहरी खाइयां हैं, खाइयां, पर्वतों की जानकारी देनी है। फिर देखते हैं चंद्रमा पर कौन से खनिज हैं, चंद्रमा पर मिलने वाले खनिज, इनके बारे में बताना है कि चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं। फिर खास बात, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ की, जल की खोज करनी है। दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ की खोज करनी है, जल की खोज करनी है। चंद्रमा पर जो वो हाइड्रोक्सिल आयन वाला जो प्रयोग था उसकी भी पुनः पुष्टि हो सकती थी, लेकिन बर्फ और जल मिल जाता फिर तो सीधे सीधे पुष्टि है कि चंद्रमा पर जल है। तो इसकी खोज करने का लक्ष्य था, हालांकि कर नहीं पाया क्योंकि हमारे जो ये रोवर जो था और जो लैंडर और रोवर फिर क्या हो गए, काम नहीं कर पाए। और जो है चंद्रमा जो ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं मुख्य जो उद्देश्य थे, खनिजों के बारे में पता लगाना है, चंद्रमा पर जल और बर्फ की खोज करनी है, पूर्व के प्रयोगों की पुष्टि करने का उद्देश्य था, पूर्व प्रयोगों की पुष्टि करनी थी। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला था ये। दक्षिणी ध्रुव पर पहले जो है नहीं गए थे, अन्य देशों के भी जो है यान गए हैं, तो ये इसको काम करने थे, जिसमें से ये वाले जो काम है, जो लैंडर और रोवर के काम है, वहां पर नहीं हो पाए क्योंकि यह फिर जो है विफल रहा। हालांकि ऑर्बिटर जो था, हमने भी बात की, ऑर्बिटर जो था इसका सफल रहा और ऑर्बिटर लगातार जो है जो चक्कर काट रहा है, आज की डेट में भी ऑर्बिटर चक्कर चंद्रमा के काट रहा है, लेकिन रोवर और जो लैंडर और जो रोवर है वो अपना काम नहीं कर पाए। तो ये जो है मुख्य जो बिंदु थे हमारे चंद्रयान मिशन 2 के, वो हैं। अब चंद्रयान मिशन 2 जो है, ये चंद्रयान 2 मिशन जो है चूंकि सफल हो जाता तो अगला स्टेप क्या है, चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का अगला स्टेप है। लेकिन चूंकि चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ, चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ पूरी तरीके से जो करना था, तो चंद्रयान 2 के बाद तो ये क्या होगा, पुनः ठीक वैसा ही मिशन फिर से भेजा जाना है, चंद्रयान 2 जैसा मिशन पुनः भेजा जाना है। अच्छा, जब ये सफलता हो जाएगी उसके बाद जब वो सफल हो जाएगा, इसका जैसा मिशन जो दोबारा होगा, उसके बाद मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना है, मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाना है। तो पहले अब हमारा ये फिर से रिपीट होगा, हमारे को जो ये लैंडर है और रोवर वाला स्टेप, लैंडर एवं रोवर, ये वाला स्टेप फिर से हमारा होगा, फिर ये सफल हो जाएगा, फिर जो है मनुष्य को भेजा जाएगा। तो ये है चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन जैसा मिशन फिर से रिपीट होना है और फिर होगा हमारा जो चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का हमारा मिशन। आप कहोगे इन मिशन से क्या फायदा हो रहा है? देखो, हमारी जो सफलता है, इसरो की जो सफलता है, उससे देश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, देश के सम्मान में वृद्धि होती है, हमारी नई नई तकनीक खोजी जाती हैं, आगे और ज्यादा मिशन किए जाएंगे, दूसरे देशों के उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसरो के ऊपर, हमारे जो बच्चे हैं इनकी साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश में विज्ञान की जो शिक्षा है तुलनात्मक रूप से अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम जो है हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी विज्ञान या साइंस की शिक्षा तुलनात्मक रूप से काफी कम है। तो इन मिशनों पे जितना भी धन खर्च होता है
उससे कई गुना जो है धन अप्रत्यक्ष रूप से फिर से वापस जो है मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे जो है आलोचक आलोचना करते हैं कि बहुत सारा धन क्यों इन पे व्यर्थ हो रहा है। एक बात सोच के देखो, यदि ये मिशन सफल होंगे और इसरो की सफलता चाहे चंद्रयान वाली हो चाहे मंगल पर हो, और इसरो और अच्छे अच्छे संचार के उपग्रह लॉन्च कर पाए और ज्यादा से ज्यादा उपग्रह लॉन्च हो, दूसरे देशों के उपग्रह भी लॉन्च कर पाए, उनसे तो पैसा मिलेगा, लेकिन बताओ क्या हमको संचार की सुविधा नहीं मिल रही? क्या हमको यदि आज हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो वो हाई स्पीड इंटरनेट कैसे मिलेगा? उपग्रहों का सहयोग तो लेना पड़ेगा। और यदि हम अपने खुद के उपग्रह नहीं छोड़ेंगे तो आप बताओ ये अमेरिका जैसा देश या और कोई देश हमसे पैसे नहीं लेगा क्या? उस चीज के वो पैसे लेगा, कई गुना ज्यादा पैसे लेगा हमसे। तो हमको हमारी खुद की तकनीकों को विकसित करना है, स्वावलंबी हम बन चुके हैं, इसको और आगे बढ़ाना है। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना खर्चा करने का फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं, अब आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि चंद्र जो है हमारे विभिन्न जो मिशन है अंतरिक्ष वाले, चाहे मंगल का मिशन हो चाहे चंद्रमा का मिशन हो, इनसे आखिर में हमको क्या फायदा होता है, तो हम उसे और भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन को, जो कि हमारा मंगलयान वाला मिशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।